तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां गौतम नंदिनी से कहता है कि वो रौनक की हेल्प करेगा, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। तो नंदिनी बिना देर किए कहती है कि वो शर्त बता दे, अगर उससे रौनक बाहर आ सकता है तो वे हर शर्त मानने को तैयार हैं। तब गौतम कहता है कि करण खुद उसके पास आए और अपने बेटे के लिए उससे हेल्प मांगे। अगर करण अपने मुंह से उससे हेल्प की गुहार लगाएगा तब जाकर वो रौनक का केस लड़ेगा। ये सुनकर दामिनी और शोभा दोनों हैरान नजर आती हैं। वे गौतम को समझाने की कोशिश करती हैं कि वो बेवजह जिद कर रहा है, क्योंकि वे जानती है कि करण ऐसा कभी नहीं करेगा। गायत्री भी उसको समझाती है कि मुश्किल वक्त में अपने ही लोग काम आते हैं, इसलिए उसे अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। लेकिन गौतम इधर बोलता है कि वो हेल्प करने से मना नहीं कर रहा, बस अपनी एक छोटी सी शर्त रख रहा है। उसने कोई जायदाद तो नहीं मांगी ना। नंदिनी भी उसे याद दिलाती है कि वो करण के स्वभाव को अच्छी तरह जानता है। इस पर गौतम कहता है कि नंदिनी उसे भी अच्छी तरह जानती है, इसलिए जब तक करण खुद आकर उससे हेल्प नहीं मांगेगा वो नहीं मानने वाला। तभी अचानक करण वहां पहुंचता है और सीधे गौतम से कहता है कि वो उसके बेटे की हेल्प कर दे। लेकिन गौतम तुरंत ताना कसते हुए कहता है कि उसने प्लीज तो कहा ही नहीं। क्या वो उससे हेल्प मांग रहा है या आदेश दे रहा है? नंदिनी बीच में बात को संभालते हुए कहती है कि करण रिक्वेस्ट ही कर रहा है। गौतम कहता है कि अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट की तरह होनी चाहिए। तो आखिरकार करण अपने आत्मसम्मान को किनारे रखकर कहता है कि वो जानता है कि गौतम उसके लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन कम से कम उसके बेटे की हेल्प कर दे प्लीज। तो इसके बाद गौतम ताना कसते हुए याद दिलाता है कि पिछली रात करण उसी को निकम्मा, गिरा हुआ इंसान और न जाने क्या क्या कह रहा था। यहां तक कि उसने ये तक कहा था कि उससे हेल्प लेने से पहले मर जाना मंजूर है उसे। फिर गौतम मुस्कुराकर कहता है कि लेकिन करण तो अभी भी जिंदा खड़ा है। इधर गायत्री तुरंत गौतम को रोकते हुए कहती है कि करण उसकी शर्त मान चुका है, अब और बात को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन गौतम कहता है कि उसकी एक और शर्त भी है। वो करण को याद दिलाता है कि उसने खुद कहा था कि जरूरत पड़े तो लाखों रुपए भी दे देगा। इसके बाद गौतम अपनी फीस की बात करता है। यह सुनकर करण बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। उधर दामिनी हैरानी से गौतम को पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। तो गौतम कहता है कि उसने सिर्फ वही कहा है जो कुछ देर पहले करण खुद कह रहा था। तभी समायरा गुस्से में गौतम को कहती है कि क्या उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची। लेकिन फिर वो खुद ही कहती है कि इंसानियत के लिए दिल होना भी जरूरी होता है। गौतम भी पलटकर कहता है कि जब भगवान भी आशीर्वाद देते हैं तो ऊपर से नीचे देख कर देते हैं, लेकिन करण का एटीट्यूड देखो, हेल्प भी मांग रहा है और अकड़ भी नहीं छोड़ रहा, इसलिए उसे इंसानियत का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसी बीच करण वापस लौटता है। उसके हाथ में एक ब्लैंक चेक होता है। वो चेक गौतम की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि जितनी रकम चाहिए खुद भर ले। साथ ही वो नंदिनी से कहता है कि आज उसने इंसान की असली औकात देख ली। गौतम भी इधर कहता है कि ब्लैंक चेक देकर एहसान जताने की जरूरत नहीं है। करण कहता है जब पैसे ही चाहिए थे तो अब जितनी रकम लिखनी है लिख ले। लेकिन गौतम साफ मना करता है। वो कहता है कि उसे ब्लैंक चेक नहीं चाहिए क्योंकि उसकी फीस पहले से तय है। नंदिनी घबराकर पूछती है कि आखिर कितनी फीस चाहिए। तब गौतम कहता है कि उसे अगले 12 महीनों तक हर महीने 4,50,000 रुपीज चाहिए, यानी कुल 54 लाख। फिर वो करण को कहता है कि उसने हिसाब आसान कर दिया है। एक साथ पैसे लेने के बजाय अब अगले 1 साल तक हर महीने किराया करण भरेगा, यानी कि गौतम का किराया भी वही भरेगा। गौतम ये भी कहता है कि अगर वो चाहता तो ब्लैंक चेक पर कोई भी रकम लिख सकता था, लेकिन उसको सिर्फ 12 पीडीसीज चाहिए। जैसे ही वे उसके पास आ जाएंगे वो रौनक का केस संभाल लेगा। तो अपने बेटे को बचाने के लिए करण बिना कोई बहस किए उसकी शर्त मान लेता है। वो सिर्फ इतना कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर अपना बेटा वापस चाहिए। दूसरी तरफ वैष्णवी और नकुल इस पूरे मामले पर बात कर रहे होते हैं। वैष्णवी कहती है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि रौनक जैसी उम्र का लड़का इस तरह जेल पहुंच जाएगा। ऊपर से मामला कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 3 करोड़ के स्कैम का है। नकुल भी हैरानी जताने लगता है, लेकिन उसे नहीं लगता कि अब रौनक का बाहर आना इतना आसान होगा। वैष्णवी कहती है कि अगर कोई उसकी हेल्प कर सकता है तो वो गोमजी अंकल है। इतने बड़े लॉयर होने की वजह से वही उसकी बेल करवा सकते हैं। लेकिन नकुल तुरंत मना करता है। वो कहता है कि उसके पिता और करण चाचा एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते। ऐसे में उसे बिल्कुल नहीं लगता कि गौतम उनकी हेल्प करेंगे। इस पर वैष्णवी कहती है कि इस समय पुरानी बातें मायने नहीं रखती, अभी बात पूरे परिवार की है। तो नकुल उसे याद दिलाता है कि यही परिवार उसे घर से निकाल चुका है और आज भी कई लोग उसे अपनाना नहीं चाहते। खासकर करण अब भी उसे उस घर में देखना नहीं चाहता, फिर भी वो उन्हीं लोगों की चिंता कर रही है। नकुल ताना मारते हुए पूछता है कि आखिर वो हर बार देवी बनने की कोशिश क्यों करती है। तो वैष्णवी कहती है कि वो कोई देवी नहीं बन रही बल्कि सिर्फ इंसान बने रहने की कोशिश कर रही है। आखिर वो भी अब उसी परिवार का हिस्सा बनने वाली है। अगर वे लोग अपने ही परिवार की हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिर वो तुलसी का एग्जाम्पल देती है। वो कहती है कि तुलसी काकी अपनी पुरानी सेलमेट की हेल्प करने इतनी दूर चली गई, जबकि उनसे उनका कोई खून का रिश्ता भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ इंसानियत निभाई।
इसलिए वैष्णवी का मानना है कि चाहे कुछ भी हो, रौनक उनका अपना है और उसे इस मुश्किल समय में अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन नकुल इस बात से चिढ़ जाता है। वो कहता है कि घर में पहले ही इतना तनाव है, ऐसे में वो इन बातों पर चर्चा करना नहीं चाहता। वो तो सिर्फ वैष्णवी से मिलने आया था। तब वैष्णवी उसको समझाती है कि उनकी शादी होने वाली है, इसलिए वो घर उसका भी परिवार है। उसे अपने मन की बात नकुल से कहने का पूरा हक है। आखिर में वैष्णवी कहती है कि वो किसी के बीच में नहीं पड़ रही, बल्कि सिर्फ वो रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है जिसे सब लोग अपने ईगो और नफरत की वजह से देख ही नहीं पा रहे। उसके मुताबिक अगर सच में कोई रौनक को इस मुसीबत से निकाल सकता है तो गौतम अंकल से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस रौनक को बाहर लेकर आती है और बताती है कि उससे मिलने कोई आया है। लेकिन जैसे ही रौनक की नजर गौतम पर पड़ती है वो हैरान नजर आता है। वो गुस्से में पूछता है कि उसके पापा कहाँ हैं और उनका वकील कहाँ है। वही उसकी बेल करवाने वाले थे। फिर गौतम यहाँ क्या कर रहे हैं। वो उनसे वहां से चले जाने के लिए भी कहता है, लेकिन गौतम उसको शांत रहने के लिए कहता है। वो समझाता है कि यह पुलिस स्टेशन है, उसका घर नहीं। फिर साफ शब्दों में कहता है कि अब वही उसका लॉयर है और वही उसे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा, चाहे रौनक को अच्छा लगे या बुरा। रौनक को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। तब गौतम कहता है कि उसके पापा खुद उसके पास हेल्प मांगने आए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने हाथ जोड़कर उससे विनती भी की थी। रौनक फिर भी भरोसा नहीं करता। तो गौतम करण का दिया हुआ चेक निकालकर उसको दिखाता है और कहता है कि इस पर उसके पिता के ही हस्ताक्षर है। ये पहली इंस्टॉलमेंट है और अभी 11 इंस्टॉलमेंट्स और बाकी हैं। अब तो उसे यकीन हो जाना चाहिए। इसके बाद भी रौनक के मन में कई सवाल होते हैं। वो पूछता है कि उसके पापा जो गौतम से इतनी नफरत करते हैं, आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। साथ ही उसे डर है कि कहीं गौतम बदला लेने के लिए जानबूझकर केस कमजोर न कर दे। इस पर गौतम कहता है कि यही फर्क बच्चों और बड़ों की सोच में होता है। वो कहता है कि वो मानता है कि उसे करण से नफरत है, लेकिन वो अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो हमेशा अपने क्लाइंट के लिए लड़ता है, उसके खिलाफ नहीं जाता। इसके बाद गौतम बोलता है कि अगर रौनक के सवाल खत्म हो गए हों तो अब उसकी बारी है। समय बहुत कम है और जितना वक्त बर्बाद होगा उतनी ही मुश्किल बढ़ती जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि गौतम रौनक को बिठाकर पूरे मामले की पूछताछ शुरू करता है। वो सबसे पहले उसको समझाता है कि डॉक्टर, पत्नी और लॉयर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद वो 3 करोड़ के फ्रॉड वाले मामले के बारे में एक एक बात सच सच बताने के लिए कहता है। तो रौनक साफ बोलता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, असली खेल किसी और ने खेला है और उसे सिर्फ फंसाया गया है। इसके बाद वो शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरी घटना विस्तार से गौतम को बताता जाता है, जबकि गौतम उसकी हर जरूरी बात अपने नोट्स में लिखता रहता है। उधर पुलिस स्टेशन के बाहर करण बेचैनी से लगातार चक्कर लगा रहा होता है। नंदिनी उसको समझाती है कि गौतम अंदर गया है, इसलिए उसे थोड़ा शांत रहना चाहिए। लेकिन करण बोलता है कि उसे सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की है कि अंदर गौतम है, क्योंकि उसे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पता नहीं वो अंदर क्या कर रहा होगा। नंदिनी कहती है कि गौतम अब उसके बेटे का लॉयर है और उसी की हेल्प कर रहा है। लेकिन करण पूछता है कि इसकी क्या गारंटी है, अगर उसने दुश्मनी निकालने के लिए जानबूझकर केस हार दिया तो रौनक की पूरी लाइफ पर दाग लग जाएगा। नंदिनी इस पर उसको याद दिलाती है कि उनके पास सिर्फ आज का दिन है। अगर आज बेल नहीं हुई तो रौनक को 3 दिन और जेल में रहना पड़ेगा। इस पर करण कहता है कि अगर थोड़ा और समय मिलता तो वो किसी दूसरे लॉयर को लेकर आता, लेकिन मजबूरी में उसे गौतम के पास जाना पड़ा है। इसी बीच गौतम बाहर आता है और आते ही वो करण पर ताना कसते हुए कहता है, लाइक फादर लाइक सन। फिर कहता है कि रौनक भी अपने पिता की तरह उसी पर शक कर रहा था। तो करण तुरंत कहता है कि वो उसका क्लाइंट है और गौतम उसका लॉयर, इसलिए निजी बातें छोड़कर सिर्फ काम की बातें करे और बताए कि रौनक ने क्या कहा। लेकिन गौतम साफ मना करता है। वो कहता है कि ये जानकारी वो किसी को नहीं बता सकता। तभी करण गौतम से कहता है कि उसने एक बात और भी कही थी कि ये सिर्फ एक प्रोफेशनल डील है और गौतम को भी पूरी तरह प्रोफेशनल रहना होगा। फिर वो सवाल करता है कि क्या यही उसका प्रोफेशनलिज्म है। इस पर गौतम कहता है कि हाँ, यही उसका प्रोफेशनलिज्म है। वो समझाता है कि इसे एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज कहते हैं। एक लॉयर और उसके क्लाइंट के बीच जो बातें होती है वे पूरी तरह गोपनीय रहती हैं। इसलिए रौनक ने उससे जो भी कहा है वो सिर्फ उन्हीं दोनों के बीच रहेगा। फिर वो करण से कहता है कि प्रोफेशनलिज्म सिखाने से पहले उसे अपने लॉयर पर भरोसा करना सीखना चाहिए और अगर भरोसा नहीं भी है तो भी उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आखिर में नंदिनी हाथ जोड़कर सिर्फ इतना पूछती है कि क्या रौनक को बेल मिल जाएगी और क्या वो सचमुच निर्दोष है। इस पर गौतम कहता है कि उसके दोनों सवालों का जवाब हाँ है, लेकिन साथ ही वो चेतावनी भी देता है कि अब उन्हें सिर्फ एक इंसान से सावधान रहने की जरूरत है। नंदिनी पूछती है कि वो कौन है, तो गौतम कहता है कि वो कोई और नहीं बल्कि प्रेमचंद नारंग है, जो करण का सबसे बड़ा बिजनेस राइवल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि करण अपने कमरे में पार्थ की तस्वीर हाथ में लेकर अकेले बैठा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो टूटे हुए मन से कहता है कि आज वो अपनी लाइफ से इतना बेबस हो गया है कि उसे ऐसे इंसान की भी हेल्प लेनी पड़ रही है जिस पर उसे खुद भरोसा नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो सही कर रहा है या नहीं। वो खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करता है। इसके बाद करण पार्थ की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहता है कि उसे उसकी बहुत याद आ रही है। वो कहता है कि घर का बड़ा बेटा अपने पिता की ताकत और सबसे बड़ा सहारा होता है। लेकिन पार्थ के जाने के बाद जैसे उसकी अपनी हिम्मत भी खत्म हो गई।
उसे ऐसा लगता है मानो वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका हो। भावुक होकर करण कहता है कि आज भी वो यही सोचता है कि काश उस दिन वो पार्थ के साथ होता तो शायद जो हुआ वो कभी नहीं होता। लेकिन वो खुद को इस बात से समझाता है कि उस समय वो वहां मौजूद ही नहीं था, इसलिए उस घटना को बदलना उसके बस में नहीं था। फिर वो रौनक को याद करते हुए कहता है कि इस बार तो वो मौजूद है, लेकिन फिर भी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। उसे ये सोच सोचकर बेचैनी हो रही है कि पता नहीं रौनक जेल में किस हालत में होगा। आखिर में वो पार्थ की तस्वीर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ता है। तभी इतने में शोभा वहां खाना लेकर आती है। वो करण के पास बैठकर प्यार से कहती है कि वो उसकी बहन है और अगर उसका रोने का मन कर रहा है तो वो उसके सामने खुलकर रो सकता है, इससे उसका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन करण खुद को संभालते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और फिर उससे पूछता है कि वो क्या कहना चाहती है, किस लिए आई है। तो शोभा कहती है भले ही वो गौतम के साथ रहती हो, लेकिन करण भी उसका भाई है और वो उसका दर्द अच्छी तरह समझ सकती है। वो याद दिलाती है कि पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया है, अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो पूरे परिवार को कौन संभालेगा, इसलिए वो उससे खाना खाने की विनती करती है। लेकिन करण साफ मना करता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि जब आंखों में आंसू और दिल में इतना दर्द हो तब ना भूख लगती है और ना ही प्यास। शोभा फिर उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसे खुद को संभालना होगा। इस पर करण कहता है कि वो भी एक माँ है, इसलिए उसके दर्द को जरूर समझ सकती है। उसने अपना जवान बेटा खो दिया और उसके साथ ही उसकी लाइफ का एक हिस्सा भी चला गया। ऊपर वाले ने उससे वो दुख भी सहन करवाया जो किसी माँ बाप को कभी देखना नहीं चाहिए। उसे अपने ही जवान बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़ा और अब उसका दूसरा बेटा जेल में है। पता नहीं वो किन हालात से गुजर रहा होगा, जबकि वो खुद उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। इस पर शोभा उसको हिम्मत देती है कि गौतम इस मामले को संभाल लेगा और रौनक को बाहर ले आएगा। लेकिन करण बोलता है कि उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि पता नहीं गौतम सच में कुछ करेगा भी या नहीं। इस पर शोभा कहती है कि वो जानती है कि करण गौतम से नाराज है, लेकिन वो ये भी जानती है कि गौतम अपने परिवार के साथ कभी गलत नहीं होने देगा। वो उसको याद दिलाती है कि परी को भी आखिर गौतम ने ही बचाया था। करण कहता है कि उसे ये बात अच्छी तरह याद है, लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि वो गौतम ही था जो परी के खिलाफ पहले केस लड़ा था। तो शोभा समझाती है कि उस वक्त गौतम किसी और बात से नाराज था, जबकि आज स्थिति अलग है। फिर वो करण से कहती है कि अगर इंसान अच्छा सोचता है तो अच्छा ही होता है, इसलिए इस समय उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वो घड़ी की तरफ देखते हुए कहती है कि कोर्ट बंद होने का समय होने वाला है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि गौतम रौनक को अपने साथ वापस लेकर ही आएगा। इतना बोलकर शोभा बताती है कि वो खाना रसोई में रखकर जा रही है। जैसे ही रौनक घर लौटेगा करण को खाना जरूर खाना होगा। आखिर में वो एक बार फिर पूरे विश्वास के साथ कहती है कि गौतम भैया रौनक को लेकर जरूर लौटेंगे। और इसी भावुक पल के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों आज के एपिसोड पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप क्योंकि सांस पे कभी बहुत ही की हर नई अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड की एक और शानदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।